बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। निफ्टी बैंक भी फ्लैट क्लोजिंग के साथ ही बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में हल्की गिरावट देखने को मिली। मार्केट की पूरी जानकारी अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज कैसा रहा बाजार में कारोबार? तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन कल के सत्र में हमने देखा था कि बाजार एक नए लेवल पे पहुंचता हुआ नजर आया करीब करीब 297 ट्रेडिंग सेशन के बाद। तो आज के जो सत्र है उसमें एक मुनाफा वसूली तो डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकती थी। ये बाजार ने पहले ही अनुमान लगा लिया था और वैसा ही कुछ आप देखिए आपको होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग, सेंसेक्स में भी फ्लैट क्लोजिंग, बैंकिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिली और ब्रॉडर इंडाइसेस में हमें हल्की फुल्की जो कमजोरी है वो देखने को मिली। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में भी जो प्रेशर है वो ऑलरेडी बना हुआ था। आईटी पैक में प्रेशर था। ऑल ओवर अगर हम बाजार की बात करें तो हल्का फुल्का प्रेशर आज बना हुआ था बिकॉज कल हमें एक रिकॉर्ड लेवल देखने को मिला था। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। इस टाइम पे निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जिसने बाजार को सपोर्ट किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मास्यूटिकल, अडानी एंटरप्राइजेस और साथ में आयशर मोटर्स में करीबन 1% का उछाल आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग पॉकेट में देखिए एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और पावर ग्रिड। आप मेजरली देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे गिरावट में आपको ज्यादा आते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक प्रेशर तो जो था वो बना हुआ था। ब्रॉडर इंडेक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे बढ़ने वालों में पूना वाला फिनकॉर्प, एसआरएफ, कल्याण ज्वेलर्स और एमएनएम फाइनेंशियल में करीब करीब 2.5% की जो बढ़त है वो देखने को मिली है। और लूजिंग पॉकेट में एस्ट्रल, एनएलसी इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और सूजलॉन एनर्जी आज जो है प्रेशर में जाके बंद हुए हैं। तो एक फ्लैट क्लोजिंग हम बोल सकते हैं और कल की बढ़त के बाद आज हल्की फुल्की बाजार में मुनाफा वसूली रही है। देखने वाली बात यह होगी कि मंडे का जो सत्र है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो नंबर्स हैं उसका रिफ्लेक्शन हमें, जीडीपी के जो आंकड़े हैं उसका रिफ्लेक्शन जो है सोमवार को आता हुआ दिखाई देगा। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े सामने आ गए हैं और अनुमान से बेहतर ये आंकड़े दिखाई दिए हैं। 8.2% जीडीपी का आंकड़ा इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बिग ब्रेकिंग में 8.2% जीडीपी के आंकड़े सामने आ गए हैं। Q2 काफी इंतजार किया जा रहा था, खास तौर पर अगर हम जीएसटी 2.0 के बाद बात करें तो सबकी नजरें इस पर टिकी थी और जो अनुमान था 7 से 7.5% के था, लेकिन नंबर उससे कहीं ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया है। Q2 जीडीपी ग्रोथ 5.6 से बढ़कर 8.2 ईयर ऑन ईयर। ये नंबर इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जीडीपी के आंकड़ा सामने आ गया है। Q2 जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो ये 8.2% दर्ज हुई है। जो अनुमान था 7.4% के आसपास था, लेकिन उससे भी बेहतर ये आंकड़ा सामने आया है और इंतजार किया जा रहा था क्योंकि काफी अहम हो जाता है। खासतौर पर जीएसटी 2.0 के बाद इस आंकड़े में सुधार की उम्मीद की जा रही थी। अनुमान भी बेहतरी का ही था और अब जो नंबर आया है 8.2% का। जीडीपी नंबर्स पर बात करने के लिए अब हमारे साथ केयरएज की चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा जुड़ रही हैं। रजनी जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। 8.2% का Q2 जीडीपी नंबर कैसे देखती हैं आप? जैसा कि आपने कहा, ये 8.2% ग्रोथ नंबर जो है वो मार्केट के और हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। हम अराउंड 7.2% एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ओवरऑल अगर आप देखिए तो एक्सपेक्टेशंस था कि अच्छा ग्रोथ नंबर आएगा। इतना अच्छा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम अराउंड 7.2 एक्सपेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले तो थोड़ा स्टैटिस्टिकल इम्पैक्ट है। अगर हम लास्ट ईयर देखें Q2 में बेस कम था जीडीपी ग्रोथ का, तो इसीलिए भी इस बार का जो नंबर है उसको उससे थोड़ा पुश मिला है। सेकंड, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम रहा है इस सेकंड क्वार्टर में, जीडीपी डिफ्लेटर बहुत लो है, इसके कारण भी उसे थोड़ा जीडीपी नंबर जो रियल ग्रोथ नंबर है उसको उससे भी सपोर्ट मिला है। बट स्टैटिस्टिकल इम्पैक्ट छोड़ दे, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बाकी फैक्टर्स भी सपोर्टिव थे ग्रोथ के लिए। ये जो जीएसटी रेट कार्ड, इनकम टैक्स स्लैब्स में जो हुआ था एडजस्टमेंट, ये दोनों फैक्टर काफी सपोर्टिव है कंजम्पशन ग्रोथ के लिए। फेस्टिव डिमांड भी काफी अच्छा रहा था इस साल जो हमने देखा पिछले कुछ महीनों में। इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स भी अच्छे लग रहे हैं। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें सिर्फ सेंटर का,
तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ है। अगर हम ओवरऑल गवर्नमेंट केपेक्स ग्रोथ 40% हुआ है फर्स्ट हाफ में, उसको हम एडजस्ट भी कर लें कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को एक लार्ज अमाउंट दिया गया, अगर उससे एडजस्ट कर ले तो भी ग्रोथ अच्छा आता है, अराउंड 29%। सो ओवरऑल आई वुड से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में अच्छा हमें इंडिकेटर्स दिख रहा था, तो एक्सपेक्टेशंस था कि ग्रोथ बेटर आएगा, बट हाँ, ये जो एक्सपेक्टेशंस था उससे भी ज्यादा अच्छा नंबर आया। ऑलराइट, बिल्कुल आपने ये बात सामने रखी रजनी जी कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में जो सुधार आया है उससे ये अनुमान लगाया जा रहा था। एक जो बड़ा फैक्टर जिसका जो एक वजह मानी जा रही थी कि जो जीएसटी रेट कट हुआ है उसके बाद ये नंबर आया है, तो आपके हिसाब से कितना बड़ा फैक्टर ये रहा है? जीएसटी रेट कट भी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है। आई वुड से जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स हो गया। इनकम टैक्स रेट भी कम हुआ, जीएसटी रेट कम हुआ, मॉनसून अच्छा था, रूरल डिमांड अच्छा रहा है, इन्फ्लेशन कम था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा जो कंसर्न है हम सब का कि एक्सपोर्ट्स क्या होगा विद यूएस टैरिफ के बाद। तो इनफैक्ट क्या हुआ है कि अगर हम सेकेंड क्वार्टर का नंबर अगर हम देखें तो एटलीस्ट जुलाई अगस्त तक ग्रोथ काफी अच्छा था, अप्रैल टू जुलाई तक, क्योंकि काफी फ्रंट लोडिंग हुआ। लोगों का कंसर्न्स था कि टैरिफ बढ़ने वाला है एंड अगस्त से, तो तब तक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में दिखा है। तो वो भी एक फैक्टर है जो सपोर्ट किया। और इनफैक्ट सितंबर का नंबर जो आया जब ऑलरेडी इफेक्टिव हो गया था यूएस का 50% टैरिफ, तभी भी सितंबर के मंथ में भी हमने अच्छा एक्सपोर्ट ग्रोथ देखा इवन विद हाई यूएस टैरिफ। सो अभी तक एक्सपोर्ट्स पे भी इम्पैक्ट नहीं आया, इनफैक्ट वो बेनिफिट हुआ है फ्रंट लोडिंग के कारण। तो ये कॉम्बिनेशन रजनी जी, ऑफ आपसे फैक्टर्स था यही जिसके जानना चाह कारण रही ग्रोथ थी। नंबर अच्छा। बिल्कुल, एक्सपोर्ट की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, तो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से आप ग्रोथ को आप कैसे देख रही हैं? और यूएस टैरिफ आपको लगता है क्या अभी कोई कंसर्न है? हालांकि आपने इस बात का जिक्र किया कि जब 50% टैरिफ का ऐलान हुआ, बावजूद इसके हमारे सेक्टर इससे अछूते रहे, खास कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अब इस नंबर के बाद कहीं कोई कंसर्न आप देख रही हैं? तो दीपाली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं हुआ। अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट अगर ग्रोथ देखें तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने कहा सितंबर के मंथ में भी अराउंड 12% एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि एक्सपोर्ट टू यूएस क्या हो रहा है, तो वो इम्पैक्ट हुआ है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है एक्सपोर्ट्स में, एंड स्पेसिफिकली सेक्टर्स लाइक gems and jewelry and seafood, textiles, ready-made garments, ये सब का एक्सपोर्ट्स यूएस में जो जाता है वो इम्पैक्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं इम्पैक्ट हुआ है, बट एट द सेम टाइम ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बहुत नहीं एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि काफी डाइवर्जन हुआ है टू अदर मार्केट्स। सो दैट इज ऑन द एक्सपोर्ट फ्रंट। लेकिन आगे चल के नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में हम ज्यादा इम्पैक्ट देख सकते हैं, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि जो सेकेंड क्वार्टर का नंबर है इसमें थोड़ा फ्रंट लोडिंग का भी इम्पैक्ट है। पर आगे चल के इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ द हाई टैरिफ, तो वो हमें उसका इम्पैक्ट दिखेगा। बाकी अगर हम बात करें इंडस्ट्री और सर्विसेज का, तो अभी तो मैंने नंबर देखा नहीं है कि सेक्टर वाइज क्या ग्रोथ नंबर आया है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा ग्रोथ नंबर दिखेगा, क्योंकि हमें जो भी लीड इंडिकेटर्स हम ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कि ऑटो सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स, स्टील प्रोडक्शन, ये सब हेल्दी दिख रहा है। तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q2 का नंबर अच्छा होगा मैन्युफैक्चरिंग का। एंड इनफैक्ट सर्विसेज ग्रोथ ऑल्सो, ये भी एक अच्छा सपोर्टिंग फैक्टर रहा है पिछले क्वार्टर भी, और इस क्वार्टर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर्विसेज ग्रोथ भी अच्छा रहा होगा। इनफैक्ट अगर हम अपना सर्विसेज एक्सपोर्ट देखें, तो जहां की गुड्स एक्सपोर्ट्स में देयर आर कंसर्न्स की टैरिफ का इम्पैक्ट होगा और स्लो डाउन होगा, और स्लो डाउन हुआ भी है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स काफी हेल्दी रहा है। वहां पे भी कुछ मॉडरेशन दिखा है, बट मॉडरेशन के बाद भी सर्विसेज एक्सपोर्ट अच्छा खासा 8-9% से ग्रो कर रहा है। सो ये एक और सपोर्टिंग फैक्टर है इकोनॉमी के लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रजनी जी, आप हमारे साथ जुड़ी और जीडीपी नंबर्स पर पूरा एनालिसिस किया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब बाजार की नजर अगले हफ्ते होने वाली आरबीआई पॉलिसी और ऑटो बिक्री आंकड़ों पर रहेगी। अगले हफ्ते में क्या होंगे अहम ट्रिगर्स, बता रही हैं कंचन नौटियाल।
कल से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लाइनअप में है। कल जो है लेंसकार्ट के Q2 के जो नंबर हैं वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। याद होगा कितना बज़ इसका आईपीओ का मार्केट में बना हुआ था। 1 दिसंबर की बात करी जाए तो ऑटो सेल्स के आंकड़े हमें पहली तारीख को मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI के जो नंबर्स हैं वो भी आएंगे और यूएस के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI का जो डेटा है वो भी इसी दिन आएगा। 2 दिसंबर की बात करी जाए तो यहाँ पे जो फेड के चेयरमैन है जेरोमी पोवेल, उनकी जो स्पीच है वो होगी, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। 3 दिसंबर जो RBI की ब्याज दरें है उसकी जो MPC की बैठक है उसकी शुरुआत हो जाएगी। मीशो का IPO आने वाला है करीब 5,500 करोड़ का, वो भी इस दिन ओपन होगा। साथ में HSBC कॉम्पोजिट और सर्विस PMI के जो नंबर्स हैं वो भी आपको इसी दिन आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 4 दिसंबर की तरफ आगे बढ़ा जाए तो यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का जो डेटा है इसी दिन आएगा। और बात करी जाए 5 दिसंबर यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दिन होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट इनफैक्ट हम बोलेंगे फ्राइडे, क्योंकि यहाँ पे RBI का जो रेट कट है उसके ऊपर जो फैसला है वो आता हुआ दिखाई देगा। फेड की जो बैलेंस शीट है वो भी इसी दिन आएगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो डीमर्जर है उसकी ये एक्स डेट है और साथ में कैम्स के स्टॉक स्प्लिट की भी एक्स डेट है। और 3 दिसंबर को मैंने मिस कर दिया था बोलना, MPC की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट आज के फ्राइडे से लेके अगला फ्राइडे होने वाला है बाजार के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं बाजार की नजर सोमवार से आने वाले नवंबर ऑटो बिक्री आंकड़ों पर भी है। कैसे रह सकते हैं ये आंकड़े, समझा रहे हैं यतिन मोहता। जी, अक्टूबर में हमने देखा कि जो GST कट था उसका बेनिफिट ऑटो सेल्स को मिला और इस टाइम फेस्टिव सीजन भी है और जो शादी की सीजन है उसके कारण ऑटो सेल्स की बिक्री में काफ़ी अच्छा पिकअप देखने को मिला है। चाहे वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, टू व्हीलर सेगमेंट हो, यहाँ काफ़ी अच्छी ग्रोथ के अनुमान है। 15 से 20% सेल्स नवंबर के महीने में साल दर साल बेसिस पे बढ़ने की उम्मीद है। नोमुरा के हिसाब से अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और अशोक लेलैंड के कमर्शियल व्हीकल सेल्स में लगभग 20% से ज़्यादा का इजाफा होना चाहिए। और अगर हम 4 व्हीलर्स की बात करें जैसे कि मारुति, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स या महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव सेगमेंट, तो यहाँ भी जो ग्रोथ है 18 से 20% के बीच में रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट मारुति की सेल्स जो है लगभग 2,20,000 यूनिट्स का अनुमान देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर सेगमेंट सेल्स हो या हुंडई मोटर्स की सेल्स हो तो यहाँ 8 से 9% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान है। और अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ सबसे अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिलेगा और सबसे बेस्ट सीजन की सेल्स देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में शादी की सीजन है जैसे कि मैंने पहले कहा। तो हीरो मोटोकॉर्प हो, रॉयल एनफील्ड हो या TVS मोटर्स हो, यहाँ 25 से 26% की ग्रोथ का अनुमान है। और अगर हम बजाज ऑटो की बात करें तो एक्सपोर्ट मार्केट इतना पिकअप नहीं हुए, बेस हाई है, तो यहाँ भी 8-9% की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। तो अगर हम बात करें नवंबर के महीने की तो जो मोमेंटम GST कट ने बनाया है और जो शादी की सीजन है, कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर को उसका फायदा मिलता हुआ नजर पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के कैनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 70 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार ने ये भव्य प्रतिमा बनाई है। श्री राम की यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा के कैनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 70 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने से पहले एक विशेष स्मारक की डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की मॉडल की कर्मभूमि रही है। 1968 में उडुपी के लोगों ने जनसंघ के हमारे VS आचार्य जी को यहां की नगरपालिका परिषद में विजयी बनाया था। उडुपी ने एक नए गवर्नेंस मॉडल की नींव भी रखी थी। आज हम स्वच्छता के जिस अभियान को राष्ट्रीय रूप देख रहे हैं उसे उडुपी ने 5 दशक पहले अपनाया था। टीआरपी के नाम पर दर्शकों के आंखों में धूल झोंकने का बड़ा मामला सामने आया है। केरल में टीवी रेटिंग बढ़ाने को लेकर एक बड़े स्कैम का खुलासा हुआ है। इस स्कैम में केरल के एक टीवी चैनल के मालिक के साथ साथ बार्क का एक कर्मचारी भी शामिल था। तो कैसे हो रहा है ये गोरख धंधा, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा।
बार्क एक टीवी की रेटिंग मेजरमेंट करने की एजेंसी है। बार्क कई लोकेशन के ऊपर मीटर लगाते हैं और उस मीटर के आधार पर तय होता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सी लोकेशन पर कौन सा चैनल देख रहा है, तो उसके आधार पर विज्ञापन की दरें तय होती है। अब केरल में एक बड़ा स्कैम सामने आया जहां पर कि केरल में एक टीवी चैनल के प्रमोटर ने बार्क के अधिकारी के साथ साठगांठ की, उसको मीटर की लोकेशन पता करने के लिए उसको पैसे दिए और वहां पर उस लोकेशन के आधार के ऊपर वहां पर लैंडिंग पेज के ऊपर अपना चैनल लगाया और अपनी जो टीआरपी है उसको बढ़ाया और उसके आधार पर विज्ञापन लिए। कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। यहाँ पर दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस और व्हाट्सएप चैट निकल करके आए, इसके मुताबिक करीबन 100 करोड़ के आसपास की पेमेंट वहां पर दी गई है। तो एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसकी केरल पुलिस को टीवी फेडरेशन ने इसकी सीएम को भी शिकायत करी थी और पुलिस को भी इसकी शिकायत करी थी। तो उसकी पूरी जांच केरल पुलिस ने की और अब जो बार्क के अधिकारी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया और अब जो केरल पुलिस है इस पूरे मामले की जांच करी है कि इसकी जो जड़ें हैं वो कहां तक फैली हुई है, कौन कौन से राज्य में इसकी जड़ें फैली हुई है और उसकी पूरी जांच केरल पुलिस अब कर रही है। साथ ही आपको बता दें, इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बार्क ने कहा कि वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इस पूरे मामले का ऑडिट करवाएगी। बात करते हैं राजधानी दिल्ली में फैलते प्रदूषण के स्तर की। राजधानी दिल्ली में ग्रैप 3 की पाबंदियां हटते ही हवा का असर एक बार फिर से खराब हो गया है। दिल्ली का औसत AQI 400 के करीब पहुंच चुका है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में भी प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। डिटेल्स ले लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे, अब ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा दी गई है, स्थिति किस तरह से अभी भी खराब ही दिख रही है? जी, अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली से जो ग्रैप 3 के प्रतिबंध थे वो हटाए गए थे। ग्रैप 1 और ग्रैप 2 इस वक्त लागू है, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो दोबारा से बहुत खराब हो गई है। आज की अगर हम बात करें, इस वक्त दिल्ली का जो औसत AQI है वो 376 है। आज सुबह ये लगभग 400 के पास था और आज भी अगर दिल्ली के जो तमाम मॉनिटरिंग स्टेशन हैं उनमें ऐसे 19 मॉनिटरिंग स्टेशन है जहां AQI आपको 400 के पार यानी कि सीवियर की कैटेगरी में दिखेगा। आज जो सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह रही वो रही मुंडका। इसके अलावा जहांगीरपुरी, वजीरपुर, इन सभी का अगर AQI देखें तो ये सब 400 के पार देखने को मिला है। और अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन और ज्यादा प्रदूषण बढ़ सकता है। IITM जो सरकार की एजेंसी है जो मॉनिटर करती है पॉल्यूशन को, उसके मुताबिक अगले कुछ दिनों तक जो हवा की स्थिति है वो यूं ही बनी रहेगी, यानी कि जो पॉल्यूटेंट हैं वो लगातार जमते रहेंगे और AQI और बदतर होने की आशंका है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। दिसंबर दस्तक देने वाला है, साथ ही एक बड़ा सवाल कि 12 राशियों के लिए ये महीना कैसे रहेगा, किसे मिलेगा मुनाफा और किसे कहां करना चाहिए सोच समझकर निवेश। तो दिसंबर के पूरे फाइनेंशियल राशिफल पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर चिराग दारूवाला के साथ। तो जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा।